Hello everyone, welcome back to my channel Humanities Hub। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2। हमने ग्लोबलाइजेशन पार्ट 1 पहले से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने समझा था उसके मीनिंग और कॉजेस के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस आज हम डिटेल में जो है वो समझेंगे। आई होप दैट आप सभी ने वो वीडियोस देख ली हो। पार्ट 1। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, दूसरा इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड तीसरा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हम गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट पर जो है ग्लोबलाइजेशन का अफेक्ट होता है, और फिर हम इकोनॉमिकल में हम इकोनॉमी के बारे में जानेंगे किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है और हमारे कल्चर किस तरीके से अफेक्ट। डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पॉलिटिकली क्या क्या जो होते हैं उसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके पास जो पावर्स होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसका जो एक स्कीम होता है सोशल वेलफेयर, वो जो होता है वो कम हो जाता है, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमल स्टेट की तरह, जो एक मिनिमल स्टेट गवर्नमेंट की तरह बन जाती है, जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि वो लॉ ऑर्डर जो है वो मेंटेन करे कंट्री के अंदर। बाकी सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो उसको नहीं बनानी होती है। वो काम जो है फिर मार्केट पॉलिसीज़ जो है, मार्केट जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी करती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम जब भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे दिमाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो इन लोगों को बूस्ट किया है, इन लोगों को एक तरीके से ऑर्डर दिया है कि अब जो है ज़रूरत है कि इंटरनेशनल जो है लेवल पर भी रूल्स हों। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है अब रूल्स हों जो कि सभी की सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको फॉलो करें। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी राइज हुए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो राइज हुए हैं, और वो कंटिन्यूसली जो है वो पॉलिसीज़ बनाते रहती हैं, जिससे कि इकोनॉमी जो है, जिससे कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिससे जो ट्रेड हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज़, वो जो है वो इक्वली और फेयरली हो, किसी भी तरीके का कोई भी अनफेयर या अनजस्ट ना हो। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो गवर्नमेंट की पावर को कम ही नहीं किया है, बल्कि बढ़ाया भी है। क्योंकि गवर्नमेंट की पावर तो अगर हम बात करें तो फिर वो तो हमेशा से अनचैलेंज्ड रही, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है वो उनको अलाउ करती है कि वो हमारी कंट्री में आए। अदरवाइज़ वो अगर टैक्सेस वगैरह बढ़ा देगी तो वो तो MNCs वगैरह तो वैसे भी नहीं आएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि गवर्नमेंट की जो है वो गवर्नेंस, उसका जो रूल करने का तरीका है वो भी जो है और भी ज़्यादा इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव हुआ है। वो जो है अपने सिटीजन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो जो है थ्रू टेक्नोलॉजी जो कि ग्लोबलाइजेशन से आई है उसके थ्रू जो है वो गेन कर सकती है, उन तक जो है वो स्कीम्स पहुंचा सकती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है गवर्नमेंट और सिटीजन्स का जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा बूस्टअप हो पाया है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू गैदर कर लेती है। इवन और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं वो चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी भी स्कीम के लिए, किसी पॉलिसी के लिए, वो डायरेक्टली जो है थ्रू टेक्नोलॉजी थ्रू मोबाइल फ़ोन्स जो है वो उनसे पूछ सकते हैं, उनके साथ डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है वो सिटीजन्स पे डिपेंड करता है। इसी वजह से जो है ई गवर्नेंस का भी जो है वो कॉन्सेप्ट आया। अब हम समझने जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। पहला पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ की जो मार्केट्स हैं वो साथ में जो है वो इंटीग्रेट हो रही है, वो सारी की सारी जो है साथ में आ रही है, और एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो रही है, जहाँ पर कि जो सारी कंट्रीज़ हैं वो साथ में ट्रेड करती हैं,
और जो है सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उसे शेयर करती हैं, वो ट्रेड करती हैं, वो एक दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। और ये जो बाउंड्रीज़ हैं उसको जो है वो ख़त्म करके जो है वो रिलेशंस को भी जो है वो अच्छा करती हैं। हालाँकि जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर होते हैं, बट बेनिफिट्स जो हैं वो अनइक्वली शेयर होते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो रिच कंट्री होती है वो और भी ज़्यादा रिचर हो जाती हैं, और जो पुअर कंट्री होती है वो और भी ज़्यादा पुअर हो जाती हैं। क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो तो बहुत ही ईज़िली जो है वो ट्रेड करके, वो एक्सपोर्ट करके जो है वो जो बाकी की जो पुअर कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी पे जो है पूरा कंट्रोल ईज़िली जो है वो कर लेती हैं। उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी इकोनॉमी पे जो है वो पूरी पूरी इकोनॉमी में जो है वो फैल जाते हैं। और जो एमएनसीज़ है वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको जो है वो उनको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं इस वजह से। और वो भी और जो एमएनसीज़ हैं वो भी जो है वो उनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से जो है वो अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं, और जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, और वो जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देती हैं अपनी कंट्री को रेदर देन डेवलपिंग कंट्री। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ता है, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बट स्टिल जो है बेनिफिट जो है वो रिचर कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा गेन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग इकोनॉमीज़। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन पर भी जो है ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है हम ये जानते हैं। जो एमएनसीज़ वगैरह है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, वो उनके ऊपर इन्वेस्ट तो करती हैं और फिर टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी पास जो बहुत सारी जो रिसोर्सेज होती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और जो ग्लोबल इकोनॉमी से भी की जो है वो भी मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी चल रहा है उसकी जो है वो उसके भी जो इम्पैक्ट है, उसके भी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इन पर होते हैं। हम ये ज़्यादा जानते हैं कि जो रिसोर्सेज होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में ही मिलते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो ज़्यादातर जो है वो नहीं होते, बिकॉज़ वो पहले से ही उसका यूज़ करके डेवलप हो चुके होते हैं। इस वजह से जो है जब ग्लोबलाइजेशन होता है, जब इन्वेस्टमेंट होती है, तो उनके रिसोर्सेज भी जो है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण जो है वो होता है। ग्लोबलाइजेशन में ही जो है वो जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला कोटाज एंड सेकंड जो कि होते हैं टैरिफ। टैरिफ जो होते हैं वो टैक्सेस होते हैं जो कि इम्पोज किए जाते हैं एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट पर। और कोटा जो होता है वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फिक्स किए जाते हैं उसके इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पर। वो जो है उसको कम किया जाता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो जो है ट्रेड को जो है वो मोटिवेट करता है, उसको इनकरेज करता है। तो फिर ट्रेड बैरियर्स जो है वो एक बैरियर ही है, वो ट्रेड का ही बैरियर है जो कि ट्रेड को होने से रोकती हैं। तो फिर उनको जो है वो कम किया जाता है, जिससे कि मार्केट में जो है वो कंपटीशन जो है बढ़ जाता है, लेकिन क्वालिटी जो है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये ट्रेड बैरियर्स की रिडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, वो एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट करती है। जो स्मॉल स्केल जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ होते, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि ग्रोइंग एज में हैं, जो कि बड़ी अभी तक वो इस लेवल पे नहीं आई हैं कि वो जो है बाहर की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो बाहर की जो डेवलप कंपनीज़ हैं, उनका जो है वो कंपटीशन कर सके। तो फिर वो उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मिंग होती हैं। उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ पीपल। हालांकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो 4 तरीके के फोर्स को जो है वो मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। पहला गुड्स, दूसरा आइडियाज़, तीसरा कैपिटल और चौथा पीपल। लेकिन लोगों की मूवमेंट को जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। द रीज़न इज़ एम्प्लॉयमेंट। द रीज़न इज़ एम्प्लॉयमेंट। स्टडीज़ जो स्टडी के लिए तो फिर भी अलाउ कर देती हैं, हालांकि उसमें भी होता है क्योंकि उसमें वहाँ की फिर सीट रिजर्व हो जाती हैं। लेकिन जो लोगों की मूवमेंट है
उस पे जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, और वो रिस्ट्रिक्शन को जो है वो बेसिकली वो ऐसे दिखाते नहीं है कि हम पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन वो जो है वो वीज़ा पॉलिसी के थ्रू जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं लोगों की जो है मूवमेंट को टू देयर कंट्री। क्योंकि अगर जो है लोग यहाँ से मूव करके वो दूसरी कंट्रीज़ जाएंगे तो फिर वहाँ की जो जॉब्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ किसी और कंट्री के ही लोग लेंगे, तो फिर वहाँ की कंट्री की जो सिटीजन्स हैं उनके लिए तो जॉब बचेगी ही नहीं। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको तो बेसिकली बेनिफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है, उनको वर्क से मतलब होता है, उनको मैटर नहीं करता कि किस कंट्री से आप हो, तो फिर वो तो बेसिकली रख ही लेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट की है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो जो है वो अपनी वीज़ा पॉलिसी के थ्रू जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाती है लोगों की मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने इस प्रोसीजर को ही इतना टफ बना दिया है। वीज़ा को गेन करने का जो प्रोसीजर है वही बहुत टफ बना दिया, इस वजह से लोग जो है वो नहीं जा पाते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो सुनी ही होगी कि जो अमेरिका में, कनाडा में जो है ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, क्यों? क्योंकि इंडियंस जो है वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ से जो है वो पढ़ के जो है वो यहाँ से सारी सारी स्किल्स वगैरह को लेकर के जो है वो कुछ बेटर सैलरी के लिए, कुछ बेटर पर्क्स के लिए जो है वो अमेरिका में जो है वो जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, उनको कुछ ज़्यादा अच्छी जो है वो बेनिफिट्स और कुछ ज़्यादा अच्छी सैलरी जो है वहाँ पे मिलती है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ दैट। और जिसको कि ब्रेन ड्रेन जो है वो बोला जाता है, इसी चीज़ के लिए जो है वो वीज़ा पॉलिसी को लगाते हैं। और इसी और जो जो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन है उसका जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये भी है कि वो सारी जो है वो सभी तरीके के फ्लो को तो वो एक्सेप्ट करते हैं, बट वो जो है वो लोगों के मूवमेंट पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री फॉर फ्लो ऑफ कैपिटल एंड आइडियाज़। ग्लोबलाइजेशन जो है वो अलाउ करता है कि जो है फ्रीली जो है कैपिटल मीन्स आपके पूंजी, पैसे और आइडियाज़ जो है वो फ्लो करे फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, नॉलेज को शेयर करने में हेल्प करेगा, पूरी की पूरी जो है वो वर्ल्ड को जो है वो डेवलप करने में जो है वो हेल्प करेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हमारे कल्चर पर जो है ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे कि हमारे कल्चर पर भी इम्पैक्ट होता है, शायद पहनावे पर ही होता होगा। जी नहीं, ये जो है वो सभी चीज़ों पर अफेक्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो सभी चीज़ों पर होता है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, इवन हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी जो है इस ग्लोबलाइजेशन का जो है वो इम्पैक्ट होता है। सो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरल होमोजनाइजेशन। कल्चरल होमोजनाइजेशन का मतलब है कि सारा का सारा कल्चर जो है वो यूनिफॉर्म कल्चर होता जा रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है एक यूनिफॉर्म कल्चर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। ये कोई ग्लोबल कल्चर नहीं है, बल्कि ये जो है वो वेस्टर्नाइजेशन जो है वो वेस्टर्न आइडल्स का जो है वो डोमिनेशन जो है हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि पूरी की पूरी जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न जो वेस्टर्न जो स्टाइल है उसको जो है वो कॉपी करती जा रही हैं। उसकी लैंग्वेज, उसका ट्रेडिशंस, उसकी ड्रेसेस, उसका स्टाइल, उसका खान पान, सारी की सारी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही जो है वो कॉपी करते जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड का जो है वो एक जैसा होता जा रहा है, जो कि थ्रेट है हमारी हेरिटेज, हमारे कल्चर का डाइवर्सिटी के लिए जो है वो एक थ्रेट, एक जो है वो डर जो है वो बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब होता है कि हम जो है हमारी खान पान में जो डोसे की जगह क्या बर्गर ले सकता है? जी नहीं। तो क्या हो अगर हम इसको अल्टरनेटिव रख लें, हम एक दिन डोसा और एक दिन बर्गर खाएं। हम जीन्स के साथ जो है हम सूट भी तो वेयर कर सकते हैं, वो बल्कि बेटर कॉम्बिनेशन होगा। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो है वो जो दो कल्चर्स हैं उसको ब्लेंड कर लें,
उसको साथ में लाएं। द रीज़न इज़ कि कल्चर जो है कोई एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको कि हम फिक्स रखें, जो कि एक फिक्स्ड हो। वो जो है वो चेंजेस के साथ साथ में आता है, लेकिन हम पूरी तरीके से भूल जाएं ये भी सही नहीं होगा, जो कि जो कि एक थ्रेट भी होगा हमारी डाइवर्सिटी के लिए। तो अगर हम उन दोनों कल्चर को साथ में पहने, साथ में जो है उसको आगे बढ़ाएं, तो वो और भी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल और भी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट इज कल्चरल हेट्रोजनाइजेशन। कल्चरल हेट्रोजनाइजेशन का मतलब होता है कि जो कल्चर है वो और भी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट और ज़्यादा जो है डिस्टिंक्टिव होता जा रहा है फ्रॉम ईच अदर, जो कि हमारी डाइवर्सिटी को जो है वो और भी ज़्यादा निखार रहा है, और भी ज़्यादा जो है वो कल्चर जो है वो हमें एक दूसरे से जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पर कि चॉइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे चॉइसेस जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न चीज़ें ही हैं। लेकिन हेट्रोजनाइजेशन में चॉइसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। मैग्नालाइजेशन जो है वो जो वर्ड है उसको जो है वो जॉर्ज रिट्जल जो है उन्होंने जो है वो कॉइन किया था, उन्होंने जो है उसे इंट्रोड्यूस किया था, जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि एक ही जो है वो कल्चर जो है वो कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चर जो है वो स्प्रेड होना, जहाँ पर कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो डोमिनेटेड स्टेट में है, जहाँ पर कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो सभी कल्चर पे जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और सभी के सभी कल्चर जो है वो उसी में जो है वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। तो आप मैग्नालाइजेशन को जो है वो एक सिंपल वर्ड जो है वो वेस्टर्नाइजेशन से समझ सकते हो, जहाँ पर कि डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है आज के टाइम में। कंक्लूजन। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है ग्लोबलाइजेशन के वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और बहुत ही सारे उसके फेजेस हैं। ठीक है, ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, मतलब उसकी तरफ जो है वो बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये चैलेंजेस भी जो है वो लेकर के आता है। चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात हो, चाहे वो जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हों, या फिर जो है वो कल्चरल टेंशन हो, या फिर तो वो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो। बहुत सारी चैलेंजेस जो है वो अपने साथ लेकर के आता है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम जो है वो एक बैलेंस्ड जो है वो अपनी अप्रोच रखें, ताकि हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन से जितना ज़्यादा हो सके वो बेनिफिट ले सकें, और जो उससे होने वाले नुकसान हैं उससे खुद को, अपनी कंट्री को, और अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को जो है वो बचा सकें, उससे जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। This is all for today. Thank you so much everyone. I hope that you may all like it. And अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट माय चैनल। थैंक यू।